हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको पारुल सिंह एक टीचर से मिलवाने जा रहा हूँ जो कि बेसिक मैथ के उनके आगे लगता है। वो मैथ पढ़ाती हैं पर आज वो हिंदी पढ़ाने जा रही है। तो आज आप अपना शुरू कीजिए। थैंक यू गाइस। देखिए आज बच्चों हम लोग मैथ ना पढ़ के आज हिंदी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ओके। जिसमें आज हम लोग वीर गाथा काल का संक्षिप्त परिचय देखेंगे और उसकी विशेषताएं एंड रचनाएं देखेंगे, ठीक है। चलिए, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, वीर गाथा काल या आदिकाल का संक्षिप्त परिचय देते हुए उसकी विशेषताएं बताइए। ये क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर देखिए। आदिकाल को वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल, चारण काल, प्रारंभिक काल, आरंभिक काल, बीजपवन काल आदि नामों से जाना जाता है, ठीक है। मतलब इतने नामों से हम लोग आदिकाल को जानते हैं, ठीक। आदिकाल को वीरगाथा काल, ये फेमस नाम है इसका, ठीक है। फिर आदिकाल हिंदी साहित्य के 11वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी तक के समय को आदिकाल या वीरगाथा काल कहा जाता है, ओके। सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे वीरगाथा काल कहा। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, सबसे पहले उन्होंने ही इसे वीरगाथा काल नाम दिया था, ठीक है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल दिया। मतलब इन्होंने वीरगाथा काल दिया और आचार्य हजारी प्रसाद ने आदिकाल दिया नाम, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की समय सीमा 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी मानी है, ओके। अब हमारा यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि आदिकाल को हम लोग वीरगाथा काल क्यों कहते हैं। मतलब कोई वजह होगी इसीलिए तो कहते हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ से इसको एक आंसर टॉपिक बन सकता है। रुकिए, आप पहले हम पढ़ा देते हैं। यह काल हिंदी काल का आरंभिक काल है, इसीलिए इसे आदिकाल नाम दिया गया है, ठीक। देखिए, इसे वीरगाथा काल क्यों कहते हैं। इस काल में वीरों के जीवन कथा पर आधारित कविताएं रची गई हैं। इन कविताओं के आधार पर इसे वीरगाथा काल कहा गया है, ठीक है। मतलब इसमें वीरों के बारे में बताया है, वीरों के जीवन के बारे में बताया गया है, इसीलिए इसे वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। अब देखते हैं आदिकाल के प्रमुख कवि एवं उनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ एवं रचनाएं। इनके प्रमुख रचनाएं देखते हैं। कवि कौन कौन से हैं। चंद वरदाई, ठीक, जिनकी रचनाएं हैं पृथ्वीराज रासो। दूसरा है नरपति, जिसका है बिशल देव रासो। तीसरा है जगानिक परममाल रासो, रचनाएं इसकी सारंगधर हमीर रासो, दलपति विजय, खुमान रासो, ओके। अब देखते हैं आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, मतलब विशेषताएं। तो हम लोग डायरेक्ट इसकी प्रवृत्तियां मतलब विशेषता है कि हेडिंग डाल सकती, कोई ज़रूरी नहीं इसके अंतर्गत। जब हमारे में लॉन्ग क्वेश्चन आता है, आपको याद हो तो ये इसके अंतर्गत लिख देंगे, तो टीचर को ऐसा लगेगा इस बच्चे को काफ़ी कुछ आता है, ठीक है। तो आश्रयदाताओं की प्रशंसा। फर्स्ट, यह काल वीरगाथात्मक रचनाओं का काल था। अधिकतर रचनाकार राजाओं के आश्रय में रहते थे, अतः राजाओं के शौर्य की प्रशंसा को बढ़ा चढ़ाकर करते थे, लेकिन तत्कालीन राजाओं में शौर्य का अभाव नहीं था। जैसे पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की वीरता और शौर्य का वर्णन किया है। दूसरा, वीर रस की प्रधानता, ठीक। क्या है दूसरा, क्या है वीर रस की प्रधानता। इस काल की अधिकांश रचनाओं में वीर रस की प्रधानता है, जिसमें वीरों के शौर्य, उत्साह, धैर्य आदि का वर्णन काफ़ी ओजस्वी रूप से किया गया है। यह रूप अन्य काल में नहीं मिला। मतलब वीर रस की प्रधानता में अधिकांश रचनाओं की रस प्रधानता, मतलब अनेक वीरों की प्रधानता दी गई है इसमें, ठीक है। युद्धों का सजीव वर्णन। इस काल में युद्धों का सजीव वर्णन काफ़ी सजीव प्रतीत होता है। ऐसा वर्णन जिससे ऐसा अनुभव हो कि आँखों के समक्ष युद्ध क्षेत्र उपस्थित हो गया हो। घोड़ों का दौड़ना, जैसे घोड़ों को दौड़ना, शास्त्रों का चलाना, शंखनादों की ध्वनियाँ आदि कवियों की वाणी से प्रतीत होता है। इस काल के कवि न केवल युद्धों के
प्रत्यक्षदर्शी होते थे बल्कि युद्धों में हिस्सा भी लिया करते थे। मतलब युद्धों का सजीव वर्णन, मतलब जो पहले के कवि थे उनका सजीव वर्णन बताया गया है कि पहले वो घोड़ों से दौड़ते थे, घोड़ों से चलते थे, ठीक है, शास्त्र चलाते थे, मतलब शास्त्रों का चलाना उनके उसमें था, शंखनादों की ध्वनियाँ थी। युद्धों का सजीव वर्णन में ये बताया गया है, ठीक है। वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का वर्णन ये है। वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन इसमें किया गया है। वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का प्रयोग इस काल की विशेष प्रवृत्ति है। युद्ध में जीती हुई महिलाओं के साथ भोग विलास करते हुए राजाओं का वर्णन भी इस समय के काव्यों में मिला है, ठीक है। अब ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण। क्या ऐतिहासिक जो पहले की घटनाएं थी, इस घटनाओं में प्रकृति का आलंबन और उद्दीपन दोनों ही रूपों में चित्रण हुआ है। युद्ध में जाते हुए सैनिकों का वर्णन करते समय रास्ते में पड़ने वाले नगर, नदी, पर्वत आदि का वर्णन कवियों ने बहुत ही रुचि से किया गया है। मतलब ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण, जो प्रकृति थी पहले की, उसकी घटनाओं का चित्रण इनमें किया गया है। जैसे कि नदी, पर्वत, मतलब जो भी प्रकृति के हैं वो इनमें बताया गया है, ठीक, वर्णन किया गया है। छठा क्या है, जनजीवन में संपर्क का अभाव। रासो ग्रंथ के रचयिता राजाओं के आश्रित थे, जैसे चंद्रबरदाई, भट्ट, केदार, नरपति नालू, विद्यापति आदि प्रमुख कवि, ठीक है। और सातवां क्या, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग, ठीक है। बस यहाँ तक हमारा ये आंसर क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। बस हमारे जब भी कोई पूछे वीर गाथा काल या आदिकाल का संक्षिप्त परिचय दीजिए, तो ये आप इसमें वैसे कुछ मेन पॉइंट्स निकाल लीजिए, वैसे ये सारा इंपॉर्टेंस है, ओके। फिर उसके बाद ये रचनाएं लिख देना, ठीक है। फिर आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, इसे विस्तार से ना बोला गया होगा तो इसकी ये फर्स्ट हेडिंग डाल देना, सेकंड हेडिंग, थर्ड हेडिंग, फोर्थ हेडिंग, फिफ्थ, मतलब इसके अंतर्गत लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको बड़ा क्वेश्चन है, अच्छे मतलब जैसे 8-5 नंबर का हो तो इसके अंतर्गत आ रहा हो तो वो लिख देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। और इसमें 5 लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। मैंने 2 एक्स्ट्रा करवा दिया कि बाई चांस कभी आप भूल सके तो ये याद आ जाए, ठीक है। आप सभी को पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइज़।